प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई एवं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के अध्याय 4 यानी वायु मीन्स एयर के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है और पहले भाग में हमने वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना के बारे में जाना था। बच्चों, इस भाग में हम मौसम और जलवायु के बारे में जानेंगे। आओ बच्चों, तो इसके बारे में जानें। बच्चों, क्या आपको पता है, कई बार हम सोचते हैं कि आज वर्षा होगी, कि आज दिन साफ होगा, कि आज धूप निकलेगी। हमारे शरीर भी एक रेडियो है और मस्तिष्क के स्पीकर। इसी प्रकार मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। आओ बच्चों, पहले तापमान के बारे में जानें। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। बच्चों, आओ आतपन के बारे में जानें। आतपन यानी सूर्य ताप। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। बच्चों, यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें ही नहीं उग सकेगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एस्फॉल्ट की से बनी सड़कें एवं धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म होते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे मकान गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। बच्चों, आओ वायु दाब के बारे में जानें। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। बच्चों, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण विभिन्न स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नव मौसम का साथ जुड़ा होता है, यानी निम्न दाब वाले क्षेत्र में बादल युक्त आकाश होते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमिच्च होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। बच्चों, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बच्चों, क्या आपको पता है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। बच्चों, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है या तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। बच्चों, पवन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बच्चों, उससे पहले हम कुछ यंत्रों के बारे में जानें, जैसे तापमापी यंत्र जिसे तापमान नापा जाता है। उसी प्रकार वायु दाब मापी यंत्र जिससे वायु दाब नापा जाता है। इसी प्रकार वर्षा मापी यंत्र जिससे वर्षा की मात्रा मापी जाती है। और सबसे अंत में वात दिग्दर्शी यंत्र जिसे पवन की दिशा को नापा जाता है, यानी पवन की दिशा वह दर्शाता है। तो बच्चों, ये हमने इन यंत्रों के बारे में जाना। आओ बच्चों, जैसा कि हम बता रहे थे, पवन 3 प्रकार की होती हैं। जैसे स्थायी पवन, स्थायी मतलब
वह हमेशा चलती हैं। मौसमी पवन जो मौसम के अनुसार चलती है, और स्थानीय पवन यह उस छोटे से क्षेत्र में चलती हैं। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, जो पीली रेखा है ये स्थायी पवन की है। बच्चों, स्थायी पवनों में कौन कौन सी आती हैं? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। बच्चों आओ एक बार और जानें। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जो पीली उससे पट्टी से दिखाई गई हैं ये सारी स्थायी पवनें हैं। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। बच्चों, चक्रवात के बारे में जानते हैं। बच्चों, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में पश्चिमी बंगाल से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली यह पवन ने पेड़ों को उखाड़ फेंक दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों एवं अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 किलोमीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। बच्चों, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर की सुबह 10:30 में उड़ीसा के इरेसामा एवं बलीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के भी स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त भी हो गए। तो बच्चों, चक्रवात इस तरह बहुत भयावह होते हैं। बच्चों, आओ अब हम आर्द्रता के बारे में जानें। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। बच्चों, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। बच्चों, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। आपने भी देखा होगा। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। बच्चों, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। बच्चों, पेड़ पौधे जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है।
यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी या सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होता है तो बाढ़ आ जाती है। बच्चों, क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। आप पहले चित्र में भी देख रहे होंगे। सबसे ऊपर कौन सी है? चक्रवाती वर्षा। गर्म वायु से ठंडी वायु जब टकराती है तो चक्रवाती वर्षा का रूप लेती है। इसी प्रकार दूसरी है पर्वतीय वर्षा। पर्वतों में जो है आर्द्र वायु है, ये वर्षा का कारण बनती है। इसी प्रकार है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा गर्म इलाकों में होती है। वहाँ पे अत्यधिक गर्मी से जो ऊपर बादल होते हैं वो पिघल जाते हैं और वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने मौसम, जलवायु, तापमान, आर्द्र इत्यादि के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है। कृपया करके कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि इस पाठ के प्रति आपकी और समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।